गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स। इसके पहले का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, देन क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में स्टडीज़ किए, और फिर जो इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा कि क्रस्ट का जो फॉर्मेशन है उस पर कितने सारे थ्योरीज दिए गए हैं, जिसमें कल हम लोगों ने देखा सारा थ्योरीज, और उसके बाद टाइप्स ऑफ रॉक्स ये सब पढ़े। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, एंड दैट इज फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है। क्रस्टल फॉर्मेशन एंड डीफॉर्मेशन आर टेकिंग प्लेस इम्परसेप्टिवली बट इनएक्सोरेबली। जो क्रस्टल फॉर्मेशन है, चाहे आप फॉर्मेशन कह लो या डिफॉर्मेशन, वो लगातार होते जा रहा है। द डायनेमिक क्रस्ट undergoes transformatory changes by the endogenetic and exogenetic forces। ये जो डायनेमिक क्रस्ट है उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आते हैं। वो कैसे? तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण। अब क्वेश्चन है कि एंडोजेनेटिक किसको बोलते हैं? हिंदी में मैंने हिंदी टर्म्स यहाँ पे लिख दिया है। एंडोजेनेटिक का मतलब है अंतर्जात बल, एंड एक्सोजेनेटिक का मतलब है बहिर्जात बल। मतलब ये जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारा चेंजेस होता है। एंडोजेनेटिकली भी होता है, मतलब कुछ अंदर से कुछ ऐसा फोर्स लगता है जो कि उसको चेंज करता है, एंड एक्सोजेनेटिक मतलब बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस भी कुछ होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो कह रहा है कि लैंड फॉर्म्स आर प्राइमरी फीचर्स ऑफ क्रस्ट। लैंड फॉर्म्स जो है वो क्रस्ट का प्राइमरी फीचर्स है। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ interplay between epigene and hypogene process। ये जो है क्रस्टल फॉर्मेशन लैंड फॉर्म्स, ये क्या है? इपिजीन और हाइपोजीन प्रोसेस का प्रोडक्ट है। मतलब कि अर्थ के अंदर में कुछ वैसा एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, चाहे बाहर एक्सटर्नली कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, और उस एक्टिविटीज़ के कारण लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ बीइंग सेड दैट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन इपिजीन एंड हाइपोजीन प्रोसेस। इपिजीन का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इट इज़ इक्वल टू एक्सोजेनेटिक, एंड द हाइपोजीन इज एंडोजेनेटिक। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, एंड स्टेज का मतलब है अवस्था। मतलब लैंड फॉर्म जो है वो एक साथ फंक्शन है ये तीनों चीज़ों का, स्ट्रक्चर का, प्रोसेस का, स्टेज का। अ स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। एक लैंड फॉर्म के इवोल्यूशन में स्ट्रक्चर एक बहुत ही डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर है। द जियोमेट्रिकल कन्फिग्यूरेशन, मैग्नीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लैंड फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जियोमेट्रिकल कन्फिगुरेशन, मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड जो है लैंड फॉर्म का, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है स्ट्रक्चर के रोल को। तो फाइनली ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रक्चर इज अ होलिस्टिक टर्म विच इंक्लूड्स द लिथोटेक्टोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जियोकेमिस्ट्री एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। क्लियर? दस अ स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, एक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है? रॉक कॉम्पोजिशन एंड लिथोलॉजी, rock composition and lithology, then rock massiveness, elasticity, permeability। permeability बोलते हैं भेद्यता को, मतलब कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा किसी को भेद सके। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, पोरोसिटी, संरंध्रता, जॉइंट, फॉल्ट, फोल्ड, फ्रैक्चर, ग्रैन्युलर कॉम्पोजिशन। ग्रैन्युलर कॉम्पोजिशन का मतलब दिस इज जनरली कंसिडर्ड टू बी मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। रिजिडनेस, ब्रिटलनेस। तो कहने का ये मतलब है कि एक स्ट्रक्चर में ये सारा कुछ आ गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स। फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स मीन्स such factors which regulate the rate of work of endo and exogenetic forces। कह रहा है कि फैक्टर्स, वैसे फैक्टर्स जो लैंडफॉर्म को कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब क्या? वो कैसे कंट्रोल करेगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लैंडफॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। मतलब कि वो फैक्टर्स जो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दे डिटरमाइन the rate of withering and erosion, rate of upliftment और subsidence। मतलब वो डिटरमाइन करता है विदरिंग के रेट को,
इरोजन को, विदरिंग मतलब कोई भी चीज़ विदर्ड हो रहा है, इरोड हो रहा है। रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हो गया उत्थान किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत का ऐसे उत्थान हुआ। सबसिडेंस घटाव मतलब कोई भी चीज़ घट रहा है और घट करके ऐसे वो नीचे चला गया, तो वही चीज़ है फैक्टर्स। दे ऑल्सो डिटरमाइन शेप, फॉर्म, डिमेंशन, साइज, एम्पलीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लैंड फॉर्म्स, बट दे आर कॉजेटिव फैक्टर्स एंड ओरिजिनेटिंग फैक्टर्स। ये कॉजेटिव फैक्टर्स होते हैं एंड ओरिजिनेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब समझ गए, वो फैक्टर्स जो कंट्रोल करता है लैंड फॉर्म्स को, जो कि अफेक्ट करता है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को। यहाँ पे देखिए हम लोग को ये सब चीज़ पढ़ना है, रिलीफ, स्लोप, क्लाइमेट, वेजिटेशन, स्टेज, टाइम स्ट्रक्चर के तहत, तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम है, मैं अभी इसे समझाऊंगी, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म्स है टोपोग्राफी, तल रूप का मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी में ये वर्ड बहुत जगह यूज होने वाला है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसे प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। द अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, मतलब किसी भी जगह का नेचुरल और आर्टिफिशियल जो फिजिकल फीचर्स है, दैट इज नोन एज टोपोग्राफी। हिंदी में इसे तल स्वरूप कहते हैं। और रिज क्या हो गया? अ लॉन्ग नैरो हिल टॉप, एक लंबा सा नैरो हिल टॉप है, माउंटेन रेंजेस और वाटर सेड, ठीक है, तो ये है रिज। यहाँ पे देखिए लिथोस्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो जो साउथ में है, रिवील्स द रोल ऑफ स्ट्रक्चर एज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर। अगर हम लोग डेक्कन प्लेटो को देखें तो उसका जो लिथोस्ट्रक्चरल एनालिसिस है, लिथोस्ट्रक्चरल एनालिसिस का मतलब टाइप ऑफ स्टोन वहाँ पे जैसा है, वो रिवील करता है कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर का काम कर रही है। इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप, एक लैंडस्केप के इवोल्यूशन में द डेक्कन ट्रैप इज composed of basaltic lava which contains greater amount of ferromagnesia, thus more prone to erosion। यहाँ कह रहा है कि डेक्कन ट्रैप जो है वो बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, और बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, इसके कारण उसमें फेरोमैग्नीशिया बहुत ज़्यादा है। फेरोमैग्नीशिया मतलब आयरन एंड मैग्नीशियम, और आयरन जो है हम लोग जानते हैं कि मोर प्रोन टू इरोजन, उसमें इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द रिज एंड वैली टोपोग्राफी, द रिज एंड वैली टोपोग्राफी इज प्रोडक्ट ऑफ वैली वाइडनिंग बाय स्ट्रीम्स, ठीक है। ये जो रिज एंड वैली टोपोग्राफी है ये प्रोडक्ट है वैली वाइडनिंग, मतलब स्ट्रीम्स, झरना जो है उसके कारण वैली वाइड होता है। एंड हिली फीचर्स आर द इंटर स्ट्रीम ट्रैक्स, जो हिली फीचर है वो इंटर स्ट्रीम ट्रैक्स है। अब एग्जाम्पल में महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र, सतमाला, बालाघाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच अपलैंड्स। ये सब जो अपलैंड है इसी का एग्जाम्पल है। वाइल, जबकि तेलंगाना प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ रिजिड एंड स्टर्डियर रॉक्स, तेलंगाना प्लेट्यू जो है वो रिजिड एंड स्टर्डियर रॉक से बना हुआ है। दस वैली डीपनिंग प्रोसेसेस आर रिस्ट्रिक्टेड। अब वो चूंकि रिजिड और स्टर्डी रॉक से बना हुआ है, इसलिए वैली डीपनिंग प्रोसेस जो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब वैली डीपन नहीं हो पाता है। एंड द प्लेटो एट बेस लुक्स लाइक अनड्यूलेटिंग वेव लाइक प्लेन्स, मतलब कि वो बहुत ही स्टर्डियर रॉक से बना हुआ होता है, इसलिए वो एक अनड्यूलेटिंग प्लेन्स की तरह होता है, ज़्यादा इरोड नहीं हो पाता है, ठीक है। जबकि जो डेक्कन प्लेटो है वो फेरोमैग्नीशिया से बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम इसी चीज़ का है, दिस इज डेक्कन ट्रैप, ठीक है। आयरन जो है, आयरन का रिएक्टिविटी जो है वाटर के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और चूंकि डेक्कन ट्रैप आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, बेसाल्टिक रॉक है ये, इसलिए ये ज़्यादा इरोड होता है। और जबकि तेलंगाना जो है वो स्टर्डियर रॉक से, मतलब ग्रेनाइट है, इसीलिए इसमें डिग्रेडेशन कम होता है। अब आगे देखते हैं छोटा नागपुर एंड रांची प्लेटो हैज़ पार्टलैंड टोपोग्राफी। इसको पार्टलैंड टोपोग्राफी क्या होता है अभी देखेंगे। ये याद रखिएगा, आप लोग झारखंड के एग्जाम में पूछता है। जो छोटा नागपुर जो है या फिर रांची प्लेटो जो है उसमें पार्टलैंड टोपोग्राफी है,
विच हैज़ डेवलप ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजनल प्रोसेस। अलग अलग इरोजनल प्रोसेस के कारण इस टाइप का टोपोग्राफी डेवलप हो गया और इसका नाम एक अलग से पड़ गया पार्टलैंड टोपोग्राफी। और ये जो इरोजनल प्रोसेस है, डिफरेंशियल इरोजनल प्रोसेस एक्टिंग ऑन हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स। द बेसाल्टिक कवर हैज़ डेवलप्ड लैटेराइट इन सेवरल पार्ट्स। यहाँ झारखंड में जो बेसाल्टिक कवर है, बहुत जगह उसके ऊपर लैटेराइट है। और लैटेराइट जो होते हैं लैटेराइट आर रेसिस्टेंट रॉक्स बिकॉज दे कंटेन कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम। बोल रहा है कि वो रेसिस्टेंट रॉक है क्योंकि वो एल्यूमिनियम और आयरन से बना हुआ है। दस दे हैव रिमेन प्रोजेक्टेड एज हाईलैंड। अब चूंकि वो स्टर्डियर रॉक्स है तो इसके स्टर्डियर रॉक्स है जिसके कारण कह रहा है कि उसमें इरोजन ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, एक प्रोटेक्टिव कवर का काम करता है। दे हैव रिमेन प्रोजेक्टेड एज हाईलैंड विथ फ्लैट टॉप सर्फेस। लेटेराइट हैज़ प्रोवाइडेड द प्रोटेक्टिव शील्ड टू द सेडिमेंट्री फॉर्मेशन। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इज नेतरहाट। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये है पार्टलैंड टोपोग्राफी। आप देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे लैटेराइट, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है जहाँ पे इरोजन होने का संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर में जो लैटेराइट कैप है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम कर रहा है और उसको वो इरोड होने से बचाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो टोपोग्राफी है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक ऐसे करके, तो इसको ही कहते हैं क्या, पार्टलैंड टोपोग्राफी। अब देखिए, मेसा एंड बट टोपोग्राफी इन वोल्केनिक रीजन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर डिटरमाइनिंग लैंडफॉर्म्स। कह रहा है कि मेसा एंड बट टोपोग्राफी जो है, जो कि वोल्केनिक रीजन में होता है, ये भी एक टाइप ऑफ टोपोग्राफी अलग टाइप का है। मेसा आर बेसाल्ट कैप्ड हाईलैंड फीचर्स, ये भी वही चीज़ है, बेसाल्ट कैप्ड हाईलैंड फीचर्स होता है। और बट्स जो है वो स्मॉलर मेसाज को ही बोलते हैं बट। This topography developed in arid and semi-arid climate because basalt is semi-arid rock. Basalt semi-arid rock है in drier condition and is easily eroded in presence of water. आप यहाँ पे देखो, ये भी सेम बेसाल्टिक कैप है, ये बेसाल्टिक कैप है। तो जो भी हाईलैंड है उसके ऊपर बेसाल्टिक कैप, उसको मेसा बोलेंगे। और बट में बस वो लोलैंड है और उसके ऊपर भी सेम है, मतलब वही आप कह सकते हैं कि लो मेसाज जो है दैट इज नोन एज बट। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यूस्टा टोपोग्राफी द रोल ऑफ लिथोलॉजी इज रिफ्लेक्टेड। क्यूस्टा टोपोग्राफी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हार्ड रॉक इरोड नहीं हो पाता है, डिग्रेड नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये इस तरह से प्रोजेक्टेड होता है। सॉफ्ट रॉक इरोड होकर एकदम नीचे चला गया, इसलिए ये टोपोग्राफी इस तरह का होता है, क्यूस्टा टोपोग्राफी। ये यहाँ पे मैंने लिखा है यूएसए और फिलीपींस में ये पाया जाता है। तो ये है क्यूस्टा टोपोग्राफी। ठीक है, हम लोग आज टोपोग्राफी के बारे में समझे कि कहते किसको हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो एक फिजिकल अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज टोपोग्राफी। उसमें हम लोग 3 टाइप का पढ़े अभी, एक हो गया पार्टलैंड, दूसरा हो गया मेसा एंड बट, तीसरा हो गया क्यूस्टा। पार्टलैंड जो है झारखंड में पाया था, मेसा एंड बट के बारे में देखें सेमी एरिड रीजन्स में होता है, क्यूस्टा जो है यूएसए और फिलीपींस में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग वीडियो में यहीं तक करेंगे और कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रिलीफ के बारे में। आज जो हम लोग स्टार्ट किए हैं जियोमॉर्फोलॉजी का जो मेन टॉपिक्स है वहाँ से, लैंडफॉर्म से, और आगे ये धीरे धीरे हम लोग डेविस पेंग, टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने से आप लोगों को समझ में आएगा कि तभी समझ में आएगा कि हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ये है काफ़ी ज़रूरी। आप लोगों से मेरा ये प्रॉमिस है कि आप लोगों को कहीं और या फिर ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, आसान शब्दों में समझ पाएंगे। और अगर कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग इट और मेरे साथ इसी तरह से चलते रहिए। थैंक यू दोस्तों।